एक 19 साल का लड़का आसपास के घरों में जाकर पूछता था कि क्या बच्चे ट्यूशन पढ़वाना चाहेंगे। एक दिन उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो करीब 33 साल की महिला बाहर आई और वजह पूछी। लड़के ने विनम्रता से कहा कि अगर कोई बच्चा हो तो वो ट्यूशन पढ़ा सकता है। महिला ने बताया कि 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की, दूसरी 5 साल की, और वो अपने पति से पूछकर ही कुछ कह सकती है। लड़का लौट तो आया, लेकिन उसके जवाब का इंतजार करने लगा। पति के घर आने पर महिला ने बात बताई तो पति हंसकर बोला कि बच्चे छोटे हैं, पर शुरुआत से पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए वो सहमत हो गया। अगले दिन लड़का फिर आया और महिला ने कहा कि फिलहाल सिर्फ बड़ी बेटी को पढ़ाए, छोटी को बाद में। लड़का तुरंत ट्यूशन शुरू कर देता है। वक्त गुजरता है, बेटियां बड़ी होती जाती हैं और वो लड़का अपनी पढ़ाई के साथ उन्हें पढ़ाता भी रहता है। धीरे धीरे उसके मन में महिला के प्रति गलत ख्याल आने लगते हैं। वो दीदी से उसका नाम लेने लगता है, फिर दोस्ती होती है और वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी जैसा जीवन जीने लगते हैं। इसी बीच बड़ी बेटी भी बड़ी होने लगती है और उस पर भी उसकी नज़र उसी तरह टिक जाती है जैसे पहले माँ पर टिक चुकी थी। जिसे वो कभी बेटा कहता था, उसी बच्ची को वो अलग अलग तरीके से छूने की कोशिश करने लगता है। एक दिन माँ को ये सब पता चलता है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो उसका कत्ल कर देती है। बाद में यही हत्या पूरे प्रदेश में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन जाती है। आज की इस कहानी में हम इसी पूरे मामले को समझेंगे कि असल में हुआ क्या था। ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां 8 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे कंट्रोल रूम 112 पर एक कॉल आया और कॉल उठते ही उधर से सामान्य स्वागत संदेश सुनाई दिया, जिसमें पूछा गया कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन फोन करने वाली महिला ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना बोला कि मैंने एक कत्ल कर दिया है और लाश घर के अंदर रखी है। जिस पर शुरुआत में कॉल रिसीव करने वाली लड़की को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, मगर जब दोबारा पूछने पर भी वही बात दोहराई गई तो वो थोड़ा गंभीर हो गई और उसने महिला से नाम, पता और रहने की जगह पूछी, जो महिला ने धीरे धीरे बताकर पूरा एड्रेस भी बता दिया। ये जानकारी तुरंत नजदीकी BVD यानी बाबू बनारसी दास थाने को भेज दी गई कि सालारगंज की शिवम ग्रीन सिटी अयोध्या रोड पर एक घर में लाश होने की सूचना मिली है। क्योंकि ऐसी सूचनाएं कंट्रोल रूम से कई बार आती रहती हैं, इसलिए थानेदार ने इसे पहले हल्के में लिया और अपने स्थानीय सूत्र यानी ग्राम प्रधान मनोहर यादव को जाकर चेक करने के लिए कहा। प्रधान को जैसी खबर मिली वह तुरंत वहां पहुंचा और घर का दरवाजा खटखटा कर पूछा कि क्या आपकी तरफ से पुलिस को फोन किया गया था, जिस पर महिला ने शांत होकर हाँ कहा। जब प्रधान ने पूछा कि क्या वाकई कोई लाश है, तो महिला ने बिना हिचक कह दिया कि जी हाँ, आप अंदर आकर देख सकते हैं। और जैसे ही प्रधान ने अंदर जाकर लाश देखी, उसके भी होश उड़ गए। उसने तुरंत थानेदार राम सिंह को फोन करके बताया कि सूचना पूरी तरह सही है और आप तुरंत मौके पर पहुंचिए। इसके बाद SHO, DSP, DCP समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और अंदर जाकर देखा कि लगभग 32 साल का एक युवक, जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह था, मृत पड़ा था और उसके शरीर पर कई धारदार वार के निशान थे, जैसे किसी ने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार मारने की कोशिश की हो। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की तो पता चला कि वो एवरीडे कंपनी में इंजीनियर था और मूल रूप से देवरिया जिले के भनवारी थाना क्षेत्र के परसिया बीकम गांव का रहने वाला था। उसका परिवार लगभग 15 साल पहले लखनऊ आकर बस गया था। बेटा अलग रहता था और उसके पिता नरेंद्र कुमार और उषा जानकीपुरम में रहते थे, जबकि उसकी 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। जब परिवार को बेटे की मौत की खबर मिली तो नरेंद्र कुमार और उषा रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी और बेटा एक शादी समारोह में भी आया था। अचानक मौत की खबर से पूरा परिवार बेसुध सा हो गया और माँ जोर जोर से रोते हुए कहने लगी कि मैं तो अपने बेटे को दुल्हा बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन मेरा इकलौता बेटा आज मेरे सामने नहीं है। इसी बीच पुलिस की नज़र घर के अंदर मौजूद 3 लोगों पर भी थी और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ था। उसी दौरान पिता नरेंद्र कुमार ने थाने जाकर स्पष्ट आरोप लगाया कि मेरे बेटे की हत्या रत्ना ने की है और उसने ये सब इसलिए किया ताकि लगभग 50 लाख रुपए की कीमत वाले इस घर पर कब्जा कर सके। इसलिए साहब, इसे जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करें।
गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देने की मांग उठती है और कहा जाता है कि उसकी 2 बेटियां भी इस पूरे कृत्य में शामिल हैं, जिसके आधार पर पुलिस को जैसे ही ये प्रार्थना पत्र मिलता है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। जब ये मामला मीडिया तक पहुंचता है तो रिपोर्टर्स भी ये जानने लगते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है और कहानी कहां से शुरू हुई, क्योंकि मामला जितना साधारण दिख रहा था उतना था नहीं। यहीं से कहानी साल 2012 से शुरू होती है, जब सूर्य प्रताप सिंह नाम का लड़का 19 साल का था, खुद पढ़ाई कर रहा था और साथ ही आसपास के घरों में ट्यूशन तलाशने जाया करता था ताकि थोड़ा बहुत कमाकर पढ़ाई का खर्च निकाल सके। इसी सिलसिले में वो एक दिन राजेंद्र कुमार नाम के सरकारी कर्मचारी के घर पहुंचता है, जो जनगणना विभाग में काम करते थे। दिन भर ड्यूटी पर रहते थे, जबकि घर पर उनकी पत्नी रत्ना अकेली रहती थी। उस समय रत्ना करीब 33 साल की थी और उनकी 2 बेटियां थीं, एक लगभग 3 साल की, दूसरी लगभग 5 साल की। और वो अपने वो उससे पूछता है कि क्या वो बच्चों को ट्यूशन पढ़वाना चाहेंगी। रत्ना कहते हैं कि छोटी बेटी तो बहुत छोटी है, लेकिन बड़ी को पढ़ाने के लिए वो पहले अपने पति से पूछेंगे। और जब वो पूछती हैं तो पति सहमति दे देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि पति के जीवन में एक बड़ी कमज़ोरी थी, शराब की लत, जो इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बीमार रहने लगे थे और घर का माहौल भी अक्सर ख़राब रहता था। उधर सूर्य प्रताप रोज़ घर आता, बच्चियों को पढ़ाता और चला जाता। और ये क्रम लगभग 2 साल तक चलता रहा, जब साल 2014 में अचानक खबर मिलती है कि राजेंद्र कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। पीलिया की वजह से उनकी मौत हो जाती है और रत्ना अचानक विधवा हो जाती है। हालांकि सरकारी नौकरी में मिलने वाली रकम और पेंशन के पैसों से उनका घर किसी तरह चलने लगता है। इसी दौर में जब रत्ना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, सूर्य प्रताप रोज की तरह ट्यूशन पढ़ाने आता रहा और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गई। दोस्ती पहले हल्की फुल्की थी, फिर गहरी होती चली गई और कब ये एक दूसरे के प्रति लगाव और फिर प्यार में बदल गई, इसका अंदाज़ा दोनों को भी नहीं हुआ। जब परिवार वालों को, चाहे सूर्य प्रताप के घर वाले हों या रत्ना के घर वाले हों, ये पता चला कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो उन्होंने इस रिश्ते को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि समाज में ऐसा संबंध स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन जितना परिवार रोकने की कोशिश करता, उतना ही दोनों एक दूसरे के और करीब जाते गए और अंततः मामला इतना आगे बढ़ गया कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, बिल्कुल पति पत्नी जैसा जीवन जीने लगे। उधर बच्चों की उम्र बढ़ रही थी और इधर सूर्य प्रताप अपनी पढ़ाई पूरी करके इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुका था। उसे नौकरी भी मिल गई थी और जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही थी। जब घर वालों ने ज्यादा ही रोक टोक करनी शुरू कर दी, तभी साल 2020 में सूर्य प्रताप सिंह ने रत्ना और उसकी दोनों बेटियों को अपने ही घर में किराए पर रख लिया। और किराया चाहे लिया हो या नहीं, लेकिन उन्हें अपने ही घर में रखकर वो अपने आप को बेहद जिम्मेदार दिखाने लगा, जिससे धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा भरोसा बनता चला गया। वक्त आगे बढ़ा तो बेटियां बड़ी होने लगीं और उसी के साथ सूर्य प्रताप की नज़र भी उन पर टिकने लगी, क्योंकि वो हर वक्त ये देखने की कोशिश करता कि बेटियां कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, स्कूल में किससे बात करती हैं और मोबाइल इस्तेमाल करती हैं या नहीं। यानी वो उसी तरह व्यवहार कर रहा था जैसे कोई सख्त पिता अपने बच्चों पर रखता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। समय बीतने के साथ रत्ना को ये सब अच्छा लगने लगा कि आदमी उनकी बेटियों की इतनी फिक्र करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जैसे ही मौका मिलता, सूर्य प्रताप उसकी बड़ी बेटी को गलत तरीके से छूता था और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूकर बदतमीजी करता था। और शुरुआत में तो लड़की चुप रही, लेकिन जैसे घड़ा पानी से भरकर डूबने लगता है, वैसे ही एक दिन सब हद पार हो गई। माँ को भी ये बात पता चल गई और उसके अंदर गुस्सा भर उठा। और ये वही तारीख थी, 7 दिसंबर 2025, जब अचानक सूर्य प्रताप ने बड़ी बेटी का मोबाइल देखा और उसमें किसी लड़के की फोटो दिखाई दी, जिस पर वो गुस्से से पागल हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि लड़की को खींचते और घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया। अंदर वो उसके साथ अभद्रता कर रहा था और लड़की जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन छोटे कमरे में बंद उस दर्द को सिर्फ छोटी बेटी ने महसूस किया, जिसने भागकर अपनी माँ से कहा कि आज फिर दीदी को परेशान किया जा रहा है, जबकि पड़ोसियों को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस घर से चीखें अक्सर आती थीं और किसी को फर्क नहीं पड़ता था।
माँ गुस्से से भरी रसोई में दौड़ी और चाकू उठाकर कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला उसने बेटियों को आदेश दिया कि पकड़ लो इसे, और उसे पकड़कर गिरा दिया गया, जिसके बाद रत्ना ने चाकू से एक के बाद एक वार करते हुए उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। कुछ देर तक वो तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन रात के करीब 11 बजे इस घटना के बाद तीनों सदमे में दूसरे कमरे में जाकर बैठ गईं और समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े हादसे के बाद अब क्या करना चाहिए। और इसी घबराहट में लगभग 10-12 घंटे गुजर गए। सुबह 9 बजे तारीख बदलकर 8 दिसंबर 2025 हो चुकी थी और आखिरकार रत्ना ने पुलिस को फोन करके खुद कहा कि साहब मैंने कत्ल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब हर पहलू की जांच की जा रही है कि क्या बच्चियां भी शामिल थीं या सिर्फ महिला अकेले या फिर कोई और भी इसमें शामिल था। इंजीनियर की इस हत्या की खबर फैल चुकी है और चर्चाएं हर तरफ हैं कि मां को बैड टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए यह हत्या हुई। और अब घर वाले भी रो रो कर बुरा हाल किए हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर जांच हो रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा तथा आरोपियों को सजा भी दिलवाई जाएगी। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।